नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। ये 68वीं बीपीएससी के लिए तीसरा टेस्ट है और इससे पहले 2 टेस्ट हम कर चुके हैं। 68वीं बीपीएससी टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वो दोनों आपको मिल जाएंगे। ज़रूर जाके कीजिए। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना लगभग में तय है और उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज़ कीजिए और रिवीजन को बढ़ाना है। टेस्ट सीरीज़ का मकसद होता है रिवीजन, ना कि ये मकसद होता है कि टेस्ट सीरीज़ का सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाए। टेस्ट सीरीज़ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए, रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई गारंटी नहीं होता किसी का टेस्ट सीरीज़ उठाकर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हाँ, सवाल आते हैं। अगर आप इतने सारे 15-15 टेस्ट 30-30 टेस्ट लगा के जाओगे तो उसमें सवाल टकराते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ इस मकसद से नहीं लगाया जाता है। टेस्ट सीरीज़ अपनी तैयारी को आंकने के लिए और रिवीजन के पर्पस से लगाया जाता है और उसी पर्पस पर ध्यान देना है। इसका आपको पीडीएफ एक दिन बाद करके मिल जाता है। किसी को पहले पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा। सब्सक्राइब बटन के बगल में बटन होगा और वहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा फ़ोन के थ्रू। ओके, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही ढंग से परिभाषित करता है। जो सेक्स रेशियो होता है उसको कौन सा चीज़ सही ढंग से परिभाषित करता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या में महिला की संख्या ही सेक्स रेशियो कहलाती है, लिंगानुपात। निम्न से कौन सा प्राथमिक घाटा को सही रूप में व्यक्त करता है? ये आपको पता होना चाहिए और इकोनॉमिक्स का बेसिक लेक्चर है ये। दृष्टि आईएएस की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही चाहिए। जब 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे तभी से मैंने 68वीं के लिए बताया था कि आपको बुक्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय कठिन होने वाला है बीपीएससी के लिए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को जब हम घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। तेंदुलकर समिति, ये गरीबी से संबंधित है। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 में भारत की गरीबी को 27% मापा गया था, जो उस समय 10% की वृद्धि के बाद वास्तविक गरीबी 37% थी। तेंदुलकर समिति ने बोला कि 27% लोग भारत में गरीब हैं। सरकार ने क्या कहा कि 37% गरीब हैं। तो बोल रहा है कि ये जो 2 अलग अलग डेटा है, इन दोनों डेटा के अलग होने का क्या कारण था गरीबी का? सवाल यही है आपका कि भारत में गरीबी के इन 2 परस्पर विरोधी कथनों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसके पीछे कारण ये था कि तेंदुलकर समिति ने कैलोरी बेसिस पर नापा था, जबकि हमने क्या क्या इंक्लूड किया? शिक्षा को भी इंक्लूड किया, स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया। इन सब के कारण गरीबी 37% के लगभग में आंकी गई थी। वास्तविक गरीबी जो होती है वो बीपीएल ही नहीं होती है। बीपीएल के नीचे जो लोग हैं वो गरीब हैं और बीपीएल के ऊपर जो लोग हैं वो अमीर हैं, ऐसा नहीं होता है। जो स्वास्थ्य होना चाहिए उस तक सबकी पहुँच होनी चाहिए, शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। HDI जो है वो सही मापन प्रदान करता है आजकल, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा कि नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी वस्तुओं सेवाओं तक व्यापक पहुंच पर गरीबी को मापती है, न कि कैलोरी पर मापती है। ओके, गरीबी पे पूरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है जो आपको देखना चाहिए। वह कथन जो पूर्णतः सही नहीं है, ये पूछा गया है चौथे सवाल में। चौथे सवाल का आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति की आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चौथा का ए जो है ये गलत है। मुद्रा को जब हम बढ़ोतरी कर देते हैं, अगर उसी के तुलना में हम किसी सेवा की भी बढ़ोतरी कर देंगे तो मुद्रास्फीति नहीं हो पाता है। मुद्रास्फीति की तब कंडीशन बनती है जब बाजार में कैश तो बहुत सारे आ गए, लेकिन उस कैश का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, यानी उस कैश के बदले कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा है, तो क्या हो जाता है? तो मुद्रास्फीति क्रिएट हो जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के। ये आपको समझने में अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी टेस्ट सीरीज में। आपको बुक पढ़ना चाहिए, लेक्चर देखना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कर मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर में छूट देता है कि उसके धन का निवेश करने पर कोई कर नहीं लगेगा। आपने सुना होगा टैक्स हेवन कहा जाता है। कुछ ऐसे दुनिया में देश हैं जहां पर जब आप पैसा रखते हो तो पनामा पेपर लीक का मामला सुना था आपने? क्या था वो, जिसमें अमिताभ बच्चन जी का नाम आया था? क्या था उस पनामा में लोग पैसा रखने के लिए जाते थे, उसके बदले सरकार उनको टैक्स बहुत कम लेती थी। इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग जो होते, सुपर रिच लोग, खरबों डॉलर वहाँ पर छुपा कर रख लेते, जिसके लिए उनको टैक्स न देना पड़े, पैसा और ज़्यादा बचा लें हम। तो ये ऐसे देश होते हैं जहाँ पर विदेशी लोग अपना धन रखते हैं और उनको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। उसको टैक्स हेवन भी कहा जाता है। इस चीज़ का रखना ध्यान। कर मुक्त क्षेत्र।
अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बॉम्बे प्लान के बारे में बताता है। एनसीईआरटी पर ये बेसिक है। ये बॉम्बे प्लान क्या था, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो अलग अलग लोग भारत की इकोनॉमी को सही करने के लिए भविष्य की रणनीतियों को बना रहे थे। तो बहुत सारे व्यवसायी मिले, जिसमें जेआरडी टाटा का नाम सुना होगा आपने, जेआरडी टाटा मिले, जीडी बिरला जी मिले, और थे पी ठाकुरदास, कस्तूरभाई लाल भाई, सर श्री राम अर्देसिर दलाल और श्री एडी श्रॉफ, जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। तो ये सब जब मिले, इन्होंने क्या प्लान बनाया, इन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया था कि देश को बॉम्बे प्लान के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इस योजना में 10 सदस्य थे। ये इसके बारे में सही नहीं है। इस योजना में 10 सदस्य नहीं थे, बल्कि बहुत कम लोग थे। इसमें मात्र 8 सदस्य थे इसके। ये सवाल का आंसर बड़ा ही घटिया बनाए, कुछ और दे देता। सदस्यों की संख्या कौन याद रखता है। बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता, बिल्कुल सही है। 1944 में शुरू किया गया, ये भी सही है। इसका प्रारूप जॉन मथाई द्वारा तैयार किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही थे, एक गलत था मात्र। ओके, गांधीवादी योजना कब शुरू की गई। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1944 में ही शुरू किया गया था गांधीवादी योजना भी। ओके, इन सबको आपको डिटेल में मिल जाएगा, आप एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, 8 में आपको बताना है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो केसी नियोगी हैं अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ पर, यूएसएसआर में, उस समय का यूएसएसआर जो था वहाँ पर शुरू किया गया था। और जो इसका अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, जो अभी वर्तमान में नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा। तो जब इसको 1951 में बनाया गया है, 1950 में बनाया गया है, कब बनाया गया है, 1950 में जब इसको बनाया गया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे अपने, तो पंडित नेहरू जी थे। तो वही उसके अध्यक्ष होंगे। तो इसलिए इसका आंसर बी गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का इसमें दिया हुआ है कि ये आंसर दिया हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें गलत है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 होता है, 281 लिखा हुआ है, 280 होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। वित्त आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार के लिए सलाहकारी है, ना कि बाध्यकारी। तो ये तो बिल्कुल सही है आंसर। एक और जो बी है वो गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड वित्त आयोग द्वारा राज्य की हिस्सेदारी तय करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। जो वित्त आयोग के अलग अलग मानदंड है उसमें से कौन सा ऐसा है जिसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, राज्य में शिक्षा का स्तर पर किसी वित्त का आवंटन नहीं किया जाता है। बाकी पर्यावरण, वन क्षेत्र, राज्य की जनसंख्या कितनी है, आय असमानता कितनी है, इन सब के आधार पर वित्त का आवंटन किया जाता है। और अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं सिर्फ, और इसका एक्सप्लेनेशन जब आपको पीडीएफ मिलता नहीं पढ़ते हैं, तो टेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक टेस्ट को मिनिमम 3 बार लगाना है, तभी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल सटीक बात बोलने में विश्वास रखता हूँ, इस चीज़ को आप बांध के रख लेना। ओके, निम्न से किस कथन में सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा को दर्शाया गया है। सतत विकास का मतलब क्या होता है, हम आज भी उपभोग कर लें चीज़ों का और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी छोड़ दें, यही होता है सतत विकास। हम जो दुनिया का संसाधन है इसका इतना ज़्यादा उपभोग न कर ले कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको ढंग का खाना भी ना मिले, पानी भी ना मिले। इसी का मतलब क्या होता है, सतत विकास। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत अपनाया गया है, सतत विकास। निम्नलिखित किसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा सुझाई गई थी, तो ब्रटलैंड कमीशन बनाया गया था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। वाणिज्यिक बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता अनुपात के तहत कहाँ पर रखते हैं। जो SLR है इसको कहाँ पर रखा जाता है, देखो CRR होता है, इसको तो RBI के पास जमा करना पड़ता है सभी वाणिज्यिक बैंकों को। SLR को बैंक अपने पास रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ, इन सब चीज़ों का आप जाके देखिए ज़रूर। और इसका क्या होगा, स्वयं अपने पास रखते हैं। 13 का आंसर डी हो जाएगा। भारत में विदेशी व्यापार सुधारों का परिणाम क्या हुआ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। औसत टैरिफ दरों को कम कर दिया गया, ये विदेश व्यापार में सुधार करने का एक परिणाम होता है। लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत विनिमय दर निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा। 15 का आंसर हो जाएगा ए, मुख्य रूप से बाजार तंत्र के द्वारा। विनिमय दर प्रणाली क्या होता है, जिसमें पूरी देश के करेंसी को खुला छोड़ दिया जाता है कि आज रुपए की वैल्यू मान लो $50 है, कल रुपए की वैल्यू $60 होगी, परसों रुपए की वैल्यू $40 होगी। ये बाजार डिसाइड करेगा, ना कि देश की बैंक, ना कि देश की सरकार। इसको लचीली विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है।
भारत में औद्योगिक समूहों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपको एक एक जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के रोक के खुद से करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है यहाँ पर कि हाथ में फूल लेके बैठना है, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि भारत में औद्योगिक क्लस्टर कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मूल्य विभेद से क्या अभिप्राय है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसी स्थिति जहाँ एक ही उत्पाद को विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, उसी को मूल्य विभेद कहा जाता है। एक ही उत्पाद को अलग अलग ग्राहक को अलग अलग कीमत पर बेचा जाएगा तो उसको मूल्य विभेद कहा जाता है। पब्लिक गुड्स से क्या अभिप्राय है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु जिसका लाभ निर्विवाद रूप से पूरे समुदाय के बीच बटा हुआ हो उसको पब्लिक गुड्स कहा जाता है। 18 का आंसर बी हो जाएगा। मिलान करना है 19 नंबर में, पहली, दूसरी, पाँचवीं और 9वीं क्या है? पंचवर्षीय योजना है और किस चीज़ पर जोर दिया गया ये आपको बताना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर जोर दिया गया था? एक का क्या आंसर हो जाएगा? पहली में कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरी में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, दूसरा किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल। पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर भार दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन पर भार दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा और महिलाओं पर बल दिया गया था, महिला सशक्तिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि जब किसी राज्य की आर्थिक प्रणालियों की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित करने के लिए अपर्याप्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है? किसी भी राज्य की आर्थिक प्रणाली जो है वो क्या बोला है? प्रणालियों की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित नहीं कर पाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ओके, कि कुछ दिन तो आपको रोजगार मिलेगा फिर आपको बेरोजगारी मिल जाएगी। ओके, अगला चलते हैं कि अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि यह पेंटिंग बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की धार्मिक कला से संबंधित है। अजंता में ऐसा नहीं है, अजंता में केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है, अजंता में केवल और केवल बौद्ध जो है उन्हीं से संबंधित है। अगले सवाल पर चलते हैं। अजंता में क्या है? केवल बौद्ध धर्म से संबंधित आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, पेंटिंग मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बाकी 3 स्टेटमेंट इसमें आपको खुद से पढ़ना है और उससे पता चल जाएगा आपको कि कुछ और फैक्ट अजंता के बारे में। इसलिए इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, रख लीजिए, नहीं तो बार बार रिवाइज करना है आपको। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है ये पूछा गया आपसे। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, डायमिकस अशोक लिखा हुआ है, नहीं डायमिकस तो बिंदुसार के दरबार में आया था ना, याद करो। सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था ये डायमिकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी ही गलत मैच दिया हुआ है। ओके, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल सही है ये दोनों। तो 23 नंबर पर सवाल पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसको रोक के जरूर अटेम्प्ट कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ। कुषाणों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में गुप्तों की तुलना में अधिक सोने की मात्रा थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि कुषाणों द्वारा जारी किए गए, सही दिया हुआ है। कुषाण जो थे वो भारत में, देखो, सबसे अधिक सोने सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को ही जाता है और सबसे उच्च क्वालिटी का सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया था। इनके समय में जो भारत में सिल्क रोड जाता था चाइना से लेकर अलेक्जेंड्रिया मिस्र तक, उस पर कब्जा कर लिया था। और इसकी राजधानी जो कुषाण साम्राज्य था इसका 2 राजधानी थी, एक था मथुरा और एक था वर्तमान का पेशावर। पेशावर जो पाकिस्तान में है, जिसको पुरुषपुर कहा जाता था। और इन्होंने जो कि इतने बड़े इकोनॉमिक क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था, सेंट्रल एशिया के सारे देशों पर, भारत का मथुरा तक, इसलिए इकोनॉमी बहुत समृद्ध थी और इसलिए सोने के सिक्के इनके बहुत अच्छे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हड़प्पा के लोग जादू टोना में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मन के मिले हैं और बहुत सारे ताबीज़ मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग भी जादू टोना में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन शून्य के महत्व से परिचित थे? तो आर्यभट्ट जी थे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्णवंश कृष्णदेव राय, ये गलत दिया हुआ है। कृष्णदेव राय किससे संबंधित हैं? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं।
किससे? विजयनगर साम्राज्य से। तुलुव वंश के थे। किस वंश के? तुलुव वंश के। वर्तमान का हम्पी जो है कर्नाटक में, रामायण काल में उस जगह को किष्किंधा कहा जाता था। याद है? सुग्रीव का किष्किंधा, वही वाला विजयनगर साम्राज्य है जहाँ के शासक थे कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से तंजौर, अहिंदवाड़ा, धार और कन्नौज क्रमशः किसकी राजधानी आती थी? तंजौर किसकी राजधानी हो जाएगी? चोलों की। अनहिलवाड़ा किसकी राजधानी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सोलंकियों की राजधानी थी। उसके बाद से धार ये परमार वंश का था, और कन्नौज तो प्रतिहारों का रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राष्ट्रकूट और उसके बाद से प्रतिहार और पालों के बीच में संघर्ष चला था, उसमें अंत में कन्नौज पर प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया था। प्राचीन भारत के नंद, शुंग, मौर्य और हर्यक वंशों का सही कालक्रम कौन सा होगा? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक, नंद, मौर्य और शुंग आ जाते हैं उसके बाद। हेलेनिस्टिक सेल्यूकाइड साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में किसका नाम अशोक के शिलालेख पर खुदा हुआ है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटियोकस द्वितीय का नाम खुदा हुआ है अशोक के शिलालेख पर। निम्न से कौन ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की एक सही विशेषता नहीं है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में कौन सा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है? तो मजदूरी करने वालों की बहुतायत आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय ऐसा कुछ था ही नहीं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में तो पशुचारक लोग थे ये। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की रचनाएं हैं? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा बी, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्यम जो है, ये दोनों किसका है? कालिदास जी का है। ओके, अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में परिचित थे? तो जहाँ भी इसमें लोहा दिखे उसको काटते जाओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लोहा, 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 इसको काट दो। तांबा, कांसा, चांदी, सोना, लेकिन लोहा नहीं, यानी कि 32 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कौन सा एक वंश के गलत संस्थापक का प्रतिनिधित्व करता है? वंश और संस्थापक दिया हुआ है। परमार वंश उपेंद्र राज, चंदेल राजवंश नन्नुक, कलचुरी राजवंश गंगेदेव और राजवंश मूलराज प्रथम। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर दिया हुआ है ई, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ओके, 34 नंबर सवाल पर चलते हैं। 34 नंबर सवाल यहीं पर था। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 34 नंबर सवाल है ये। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया आपसे। क्या है कि विजयसेन वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था विजयसेन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। सामंत सेन हेमंत सेन का पुत्र था। अद्भुत सागर बल्लाल सेन की रचना है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर सी दिया हुआ है कि सामंत सेन हेमंत सेन का पुत्र था। ये गलत लिखा हुआ है। सामंत सेन के बाद उसके पुत्र हेमंत सेन राजा बने। सामंत सेन का शासनकाल संभवतः 1070 से 1095 के मध्य में था। सामंत सेन को सेन वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि सामंत सेन हेमंत सेन का पुत्र था, जबकि ऐसा नहीं था। सामंत सेन के बाद हेमंत सेन राजा बना था। भारतीय संविधान के दो प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। न्यायिक समीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के मेंस में ही पूछा गया है और इस पर मैंने लेक्चर लिया हुआ है, जाके आपको देखना चाहिए वो लेक्चर। 35 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, 226 के तहत हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिल जाता है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है? इसमें वर्णित है राज्य की परिषदों में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा है उसमें किस राज्य को कितना सीट मिलेगा, इसका आवंटन कहाँ पर लिखा हुआ है? इसका आवंटन चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा किस राज्य का सीट है, ये आपको बताना है कमेंट करके। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है क्या? तो 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की गई है उसकी बात है। आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन 6th शेड्यूल में है और मान्यता प्राप्त भाषाओं का ये 8वीं अनुसूची है। दल बदल इसका 10वीं अनुसूची में बात आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार क्या है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक का मतलब क्या होता है? ये कानूनी अधिकार है, कानून बना के ये दिया है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर तो वैसे तो यहाँ पर बी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कौन सा आर्टिकल 19, समझना इस चीज़ को, यहाँ पर आर्टिकल 19 के तहत
बाद में सबसे पहले तो इसका अधिनियम बनाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का 2005 में, याद करो। लेकिन आर्टिकल 19(1) के तहत बाद में इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल कर दिया गया और ये मौलिक अधिकार के तहत शामिल है। 39 का ए हो जाएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। ओके, निम्न से कौन से रिट का शाब्दिक अर्थ है सहम आज्ञा देते हैं? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। 40 का आंसर वैसे दिया हुआ है परमादेश। हम आज्ञा देते हैं, यहाँ पर होगा, गलत है। हम आज्ञा देते हैं, परमादेश रिट जो जारी होता है उसका मूल अर्थ यही होता है कि हम आज्ञा देते हैं, ऐसा न ऐसा आपको करना चाहिए। तो इसका आंसर 40 का बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करती है। 41 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधीन कौन सा चीज़ शामिल है इनमें से? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता भी है, सामाजिक कल्याण सुधार के लिए कानून प्रदान करना, सभी हिंदुओं के लिए ये गलत है, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना ये भी गलत है। ए और बी दोनों ही होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? गैर नागरिकों के लिए तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 15, 16, 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, फिर से बोलो, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। बाकी इसके छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो भारत के नागरिक और निवासी, यानी कि बाहर का कोई आदमी भारत में आता है तो उसको भी प्राप्त होता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का भी आंसर ई हो जाएगा। अब इसमें से देखना आप, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में जो भी नहीं आता वो इसी में होगा। एक तो ये डी जो है ये आर्टिकल 21 का भाग है, तो ये भी हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 का भाग है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न से किसे भारत के संविधान की गारंटी प्राप्त नहीं है? 43 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा? देश में कहीं भी संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण और निपटान करने की स्वतंत्रता। ये संपत्ति का अधिकार पहले था मौलिक अधिकार, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। निषेधाज्ञा रिट एक श्रेष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों को विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा रिट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करते समय राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किससे? तो राष्ट्रपति जब संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेगा तो भारत के चुनाव आयोग से सलाह लेगा। 45 का आंसर बी होगा। निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया जाता है? अभी मैंने बोला 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें देखिए कौन कौन सा आता है इसमें। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी, कानून के समक्ष समानता भी, शोषण के खिलाफ अधिकार भी, केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार भेदभाव से सुरक्षा भी दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर कानून के समक्ष समानता नहीं होना चाहिए, बाकी ए होना चाहिए, सी होना चाहिए और नहीं, ए और डी होना चाहिए मूल रूप से। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं, ये बिल्कुल सही होता है ये कथन। ओके, अधिकार जो है आपका, मूल अधिकार जो है वो भारत सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ आपके दावे हैं कि हाँ मुझे शिक्षा का अधिकार है ना, तो ये दावा होता है आपका। 48 नंबर सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा राज्य के नीति निषेधक तत्वों का सही विवरण नहीं है? नीति निषेधक तत्वों का सही विवरण नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीति निषेधक सिद्धांत सभी भारतीयों के लिए समान आय और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल का वादा करते हैं। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, 48 का डी गलत हो जाएगा। ओके, 49 है। निम्न से कौन सा कथन भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई। मौलिक कर्तव्यों को रिट अधिकार के माध्यम से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के बाद यह संविधान का एक हिस्सा बना, बिल्कुल सही है ये। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया, नहीं, मौलिक कर्तव्यों को पहला ही गलत है ना, रिट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, संविधान बनने के बाद इसको शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको शामिल किया गया 1975 में। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा इसमें सही है। बी और सी जो है ये इसके सही है। बी और सी ही है ना? हाँ, बी और सी जो है ये इसके सही है। निम्न से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये भारत में अभी तक मौलिक कर्तव्य नहीं बनाया गया है। आर्टिकल 51 का क के तहत क्या किस चीज़ का आता है बात?
तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात आती है 51A के तहत। और भाग 4A इसको भी ध्यान में रखना। भारत के संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है? कौन सा भाग है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नीति निदेशक तत्व में बात किया गया है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी काम करेगा। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना हमें। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारतीय संविधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। किस चीज़ के कारण नीति निदेशक सिद्धांतों को लाया गया? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए इसको लाया गया है। उच्च ज्वार आते हैं, 53 का आंसर क्या हो जाएगा? अमावस के अतिरिक्त पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सरे से आशय है किस चीज़ का? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? न तो किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित एक्सरे से आशय, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको रोक कर अटेम्प्ट करना है, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। किसी पिंड का भार और द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर बराबर होता है, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। 55 का आंसर डी होगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि आधुनिक ऑटोमोबाइल के बाहरी रियर व्यू मिरर चेतावनी के लिए दर्पण में वस्तुएं दिखाई देने की तुलना में करीब हैं। ऐसे दर्पण कौन सा होता है? जो व्हीकल होता है उसके रियर व्यू में आपको जो दिखता है उसमें लिखा हुआ कि जो आपको वस्तु दिख रही है उसकी तुलना में नज़दीक में हो सकती है वस्तु। इसका पूछा है कि इसमें कौन सा दर्पण होता है। आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत ख़राब है, ट्रांसलेटेड है गूगल ट्रांसलेटेड। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है उसमें। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है। तो पूछा है क्यों किया जाता है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यह फिलामेंट की कार्य अवधि बढ़ाता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। प्रकाश के फैलाव की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग कौन सी होती है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे त्वरित और अपवर्तित वाली जो होती है वो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग होती है। 59 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग, और इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जल का घनत्व तो होता है 4 डिग्री सी पर सबसे अधिकतम होता है। 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, डेंसिटी। 60 है कि हमारे चारों ओर पदार्थ 3 अलग अलग स्थिति मौजूद हैं, जैसे कि ठोस, तरल और गैस। उनकी कंप्रेसिबिलिटी का सही क्रम कौन सा होता है? कंप्रेसिबिलिटी का सही क्रम पूछा है आपसे। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा मतलब कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग गैस को, उसके बाद उससे कम कर सकते हैं लिक्विड को, सबसे कम हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड को। ओके, यही क्रम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की विशेषता जो फ्यूज तारों में लागू होती है, क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत का ताप प्रभाव होता है। ताप के कारण ही तो फिलामेंट चमकता है। दबाव एक अधिक राशि है, अदिश राशि है, क्यों? सदिश और अदिश पढ़ा होगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड जी जिसमें होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, और जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा? यह किसी क्षेत्र के बल के घटक सामान्य क्षेत्र का होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन सही है? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति न तो उसका त्वरण गुण पर और न ही उसकी जड़ता पर निर्भर करती है। बहुत ख़राब हिंदी लिखा है, जिनको हिंदी मीडियम से जिन्होंने साइंस पढ़ा है वो भी सवाल को नहीं हल कर सकते। इंग्लिश मीडियम वालों का तो बुरा हाल हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पर आपको बगल में इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करते चलिए। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 63 के बाद। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 64 के आंसर पर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ कि किसी विशेष संगीतमय ध्वनि की अवधि ध्वनि तरंग के तरंग रूप से संबंधित होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा कि डी गलत दिया हुआ है। किसी विशेष संगीतमय ध्वनि की अवधि ध्वनि तरंग के तरंग रूप से संबंधित होता है, कथन ये सही नहीं है। 65 है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तार की प्रतिरोधकता जो रेसिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और तार की लंबाई दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। रेसर पाइन
किस तरह की दवा का उदाहरण है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक ट्रैंक्विलाइजर है। ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है? ये उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, ग्लास के किस रंग को प्राप्त करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? 67 का आंसर हो जाएगा बी। ग्लास में ब्लू रंग का प्राप्त करने के लिए, शीशा जो होता है उस पर ब्लू रंग प्राप्त करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 67 का आंसर बी हो जाएगा। 68 है कि निम्न से कौन डीडीटी का पूर्ण रूप है? डीडीटी का आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डाइक्लोरो डिपेनिल टाइफ्लोरो मीथेन इसका फुल फॉर्म होता है। रेयॉन किसका उदाहरण है? 69 का आंसर हो जाएगा सी। सेमी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण होता है रेयॉन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है ये पूछा है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया आपसे, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वाकई टफ स्टेटमेंट है, इस तरह से कोई नहीं याद करता। वैसे 31 प्रतिनिधियों ने बिहार से भाग लिया था दूसरे अधिवेशन में, ये आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिहार स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ सुशासित राज्य घोषित किया गया? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल को घोषित किया गया है। हाल ही में मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा ई। हाल ही में क्वाड समूह में शामिल देश भारत, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया और इसको प्रशांत महासागर में इस बार आयोजित किया गया है, प्रशांत महासागर के गुयाना तट पर। किस संस्था ने प्रवास और विकास नामक संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है प्रवास और विकास नामक से संक्षिप्त रिपोर्ट। विश्व नगर दिवस 2020 का विषय क्या था? उस समय का करंट अफेयर है, बेकार क्वेश्चन है, बर्बाद क्वेश्चन है, मत याद रखना। वैसे इसका आंसर बता देता हूँ, सी है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया था? इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये तो जरूर याद रखिए, इंस्टाग्राम पर जो आप लोग बैठ के रील देखते रहते हैं इसलिए याद रखिए इसको। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 अक्टूबर को मनाया गया। धरनी वेब पोर्टल किस राज्य भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तेलंगाना में शुरू किया गया धरनी वेब पोर्टल। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने इसको शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खेलो इंडिया ई पाठशाला इसका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द जर्नल हिस्टोरिकल बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार कौन सा जानवर दुनिया का सबसे प्राचीन रूप से ज्ञात भूपशु है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। कंपेकारिस अबोनेसिंस क्या लिखा हुआ है? कंपेकारिस ओबनेसिंस लिखा हुआ है ये, ओके, पढ़ने में थोड़ा सा ट्विंग ट्विस्टर है। भारतीय संविधान के बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? संविधान सभा से, कांग्रेस से, 1857 के विद्रोह से, जनजातियों संबंधित विद्रोह से, महिलाओं संबंधित सुधार से एक सवाल गारंटेड रहते हैं हर एग्जाम में, प्री हो, मेंस हो, कहीं भी हो। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। संविधान सभा ने दिसंबर 1945 में अपनी पहली बैठक की थी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1946 में। बाकी तो सारे सही हैं। अगले सवाल पर चलें। किस राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मेघालय राज्य ने मंजूरी दिया था। 81 नंबर है कि निम्न के कौन से आईआईटी कॉलेज ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से नैनोकन मेटा ग्रिड विकसित किया है? इंपीरियल कॉलेज लंदन है, उसकी मदद से एक नैनो लेवल का कन जिसका नाम है मेटा ग्रिड, इसको विकसित किया है। कौन सा आईआईटी ने ये कारनामा किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने ये कारनामा किया है, ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य है अपना। इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका किसने स्वर्ण पदक जीता?
तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लावेनिन वालरिवन इनका नाम है, ग्लावेनिन वालरिवन इनका नाम है। इन्होंने ही इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। कहाँ पर? अपने बगल में ही बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कतर में आयोजित हुआ है। किस देश होगा? शहर लिख दिया इन्होंने, देश होगा कतर में आयोजित किया गया। 84 का बी हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? इस चीज़ को ध्यान में रखना, ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख में है। और किसने जीता इस बार? तो अर्जेंटीना ने जीता। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? 85 का आंसर हो जाएगा सी, गुयाना। निम्नलिखित किस मंत्रालय ने कलाकारों के लिए टैलेंट हंट लॉन्च किया है? उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। 86 का आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने इस चीज़ को शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेमांग्स इंडोनेशिया जनजाति, ये गलत दिया हुआ है। सेमांग्स मलेशिया में रहते हैं ये लोग। जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल हो चुकी है। घटना चक्र से एमसीक्यू कर लेना जनजातियों वाले, और लूसेंट से काफ़ी है, इनफ है, उससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से करना। मैंने जनजातियों से जुड़े हुए घटना चक्र क्वेश्चन ज्योग्राफी में करवाए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। तो वीडियो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर करना चाहिए आपको वीडियो को। फ्री में PDF मिलता है, बुक 250 रुपये की मार्केट में आती है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ओके। और कहीं पर कोई मिस्टेक होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सही कर दिया करूँगा। तांबा, हीरा, सोना, रजत खनिज है, महत्वपूर्ण केंद्र इधर पूछा है। 88 का आपको पता होना चाहिए। तांबा का कहाँ? कटंगा। हीरा का कहाँ? तो किम्बरले, किम्बरले प्रोसेस नाम सुना होगा। सोना कहाँ पर मिलता है? ये विट वाटर सैंड लिखा हुआ है। रजत का बट लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। खनिज क्षेत्रों से यूपी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी में भी एक सवाल जरूर रहता है, चाहे बिहार स्पेशल से रहे चाहे वर्ल्ड लेवल के रहे। निम्न से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी, बेफिन द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत लिखा हुआ है। ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। इस बार एक आर्कटिक महासागर से पूछा गया था क्वेश्चन, सारगैसो सागर वाला क्वेश्चन, तो ये भी उत्तरी आर्कटिक सागर में ही है। और इस तरह के सवाल खूब पूछे जाएंगे आपसे। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिंड्रा की खाड़ी लीबिया। बाकी जो है वो गलत दिया हुआ है, और उसको आप लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एल नीनो की विशेषता है? अल नीनो, अल नीनो जब भी आता है तो भारत में जो मानसून है उसमें देरी हो जाती है, मानसून में कमी हो जाती है। तो 91 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर दिया हुआ है ई। और इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? ई दिया है तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, उसके बाद दक्षिणी प्रशांत में भी होता है, ये भी कुछ सही है। ए, बी, डी तीनों ही सही हैं इसमें। 92 है यहीं पर, ओजोन के बारे में दिया गया कौन सा कथन सही है ओजोन के बारे में? 92 के डायरेक्ट मैं आंसर पर चलता हूँ, आप इसको पढ़िए। इसका आंसर वैसे इसमें ई दिया हुआ है। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर के आसपास होती है, तो ये लगभग में सही माना जा सकता है। और यहाँ पर सही तो पूछा था ना, हाँ। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है ये भी। ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है, नहीं, बहुत महत्व है इसका। तो इसका ए और डी दोनों ही सही होना चाहिए, गारंटेड सही होना चाहिए। तो दो तो सही हो गए हमारे पास। सही विकल्प को खोजना है आपको कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है ये तो 93 का, ये तो सही होना चाहिए। प्रवाल को स्वच्छ तलछट मुक्त पानी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। प्रवाल मुख्य रूप से महासागर गहरे भाग में पाए जाते हैं, नहीं, गहरे नहीं, छछला, जहाँ पर सूर्य की किरण जा सकती है वहीं पर प्रवाल पाया जा सकता है। वर्षा जल प्रवाल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों ही सही है इसका, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? 94 में देखते हैं, प्राकृतिक चट्टानों में प्राकृतिक गैस समृद्ध अवस्था में होती है। अग्नेय चट्टान धात्विक खनिजों समृद्ध होती है, बिल्कुल सही है ये। अग्नेय चट्टान जीवाश्म नहीं होता है, बिल्कुल सही है। अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ये लावा से निर्मित होता है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता है। अग्नेय चट्टान में सिलिकेट खनिज होते हैं, तो बी और सी तो गारंटेड सही है, इसका आंसर ई हो जाएगा। 95 पर चलते हैं कि क्षोभ सीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
क्षोभ सीमा यह लगभग 5 किलोमीटर मोटी है। इसकी औसत ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई में कोई मौसमी भिन्नता नहीं है। इसके शीर्ष पर तापमान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जैसे देखो ये पृथ्वी है, क्षोभ मंडल ऐसे है, और हमने क्या पढ़ा है कि जो क्षोभ मंडल होता है, ज्योग्राफी में उतना ही अच्छा पढ़ा सकता हूँ, उसमें जब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर में 6 डिग्री की कमी आ जाती है 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर। यानी कि पृथ्वी से आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको 6 डिग्री कम तापमान का अनुभव होगा। तो यानी कि विषुवत पर अधिक ऊंचाई तक है क्षोभ मंडल, तो विषुवत पर जब हम ऊपर जाएंगे क्षोभ सीमा पर तो वहाँ पर कम तापमान मिलेगा, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ सीमा जो है वो पास में ही है, क्योंकि चिपटी है ऐसी पृथ्वी। तो यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से विषुवत की तुलना में उच्च तापमान देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। निम्न से किसने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि धारण की है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? किसने धारण किया था ये? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलाल खान ने धारण किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल 1398 से भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। निम्न से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का मील का पत्थर नहीं था? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल का है, न कि अलाउद्दीन खिलजी के काल का। 99 नंबर है कि निम्न से कौन इल्तुतमिश के शासन का मील का पत्थर नहीं था? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का परिचय ये इल्तुतमिश के समय में नहीं आया है, ये गयासुद्दीन बलबन के समय में आया है। कब आया है? गयासुद्दीन बलबन के समय पर आया है। तो इसका आंसर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी गलत दिया हुआ है। 100 है कि निम्नलिखित शासकों से किसने चंदेल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका आंसर 100 का बी हो जाएगा। अकबर के दरबार के निम्नलिखित विद्वानों से किसने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद करवाया था? 101 का आंसर हो जाएगा ए, हाजी इब्राहिम सरहिंदी हैं, इन्होंने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दारा सिकोह की रचना है, मज्म उल बहरीन। और क्या है इसमें? दो समुद्रों का मिलन नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हिंदू और सूफी मत का तुलनात्मक रूप से वर्णन किया है। हिंदू धर्म और सूफी मत का वर्णन किया है मिला जुला के उसने। 103 है कि निम्नलिखित शासकों से किसने अपना सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की और उनका नाम नगरी चरित्र में अंकित किया था? कौन सा ऐसा शासक था? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया था, वही मोहम्मद गौरी। माउंट आबू के पास मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो ये भीम द्वितीय नामक शासक था, जिसने जो मोहम्मद गौरी था उसको बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? भीमदेव सोलंकी द्वितीय। चोल साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासकों में से किसने अपने शासन के दौरान मालदीव पर विजय प्राप्त की थी? तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था राजराज चोल प्रथम, जिसने राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, वही है ये। फौजदार और अमल गुजार मुगल काल में सरकार के प्रमुख अधिकारी थे। अमल गुजार निम्न से किस प्रशासनिक प्रतिविधि से संबंधित था? 106 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्व से संबंधित था अमल गुजार। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में किस कारण से निराशा हुई थी? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया, इसके कारण से ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको निराशा हुई थी। इसका 107 का आंसर डी हो जाएगा। लॉरी कैलिंस और डोमिनिक लेपियर के सामने लिखा हुआ फ्रीडम एट मिडनाइट बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छी शानदार बुक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। कौन सा गलत सुमेलित है ये पूछा गया आपसे। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है ये। जवाहरलाल नेहरू, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। इसका आंसर सी और डी दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 108 का ई हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित नेहरू जी की बुक है। 109 है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हुआ था शिमला सम्मेलन में जिन्ना का अनुचित प्रस्ताव। अगला है पहला सत्र कांग्रेस का, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, चौथा सत्र। तो पहला होगा बम्बई में 1-3। दूसरा कहाँ पर होगा? तो दूसरा सत्र होगा आपका कहाँ पर? कलकत्ता में, बम्बई कलकत्ता। तीसरा मद्रास, चलो। चौथा इलाहाबाद में, ये उस समय के बड़े नगर थे और यहीं पर सारे हुआ था।
सही विकल्पों को पहचान कीजिए। 111 का सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय शासन के दौरान की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम नहीं थे, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बंबई में आयोजित किया गया, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, तो ये बी ACD इसका आंसर होना चाहिए। 111 का ई होना चाहिए। 112 के निम्न से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस सेवा के जनक लॉर्ड क्लाइव, ये गलत लिखा हुआ है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में भारत पुलिस सेवा का रूपरेखा का जन्मदाता लॉर्ड कर्नवालिस ही था। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सार्वजनिक कार्य विभाग और फोर्ट विलियम कॉलेज, और इधर लिखा हुआ है गवर्नर जनरल और वायसराय वगैरह के नाम। अब इनमें से आपको चुनना है कौन कौन क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये आया था आपका किसके समय में? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना तो लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था, PWD की। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 113 का आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकत्र की जाने वाली भू राशि की कुल राशि 4 करोड़ रुपए थी, ये गलत दिया हुआ है, इससे भी कहीं अधिक रुपए था। एकत्र की जाने वाली भू राशि की कुल राशि 4 करोड़ रुपए थी, यह अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। बाकी चीज़ें तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। 115 है कि निम्न से कौन सा कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही नहीं है? तो 115 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सम्मिलित हो गया था। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर राज्य को उसके पहले के जो शासक थे वाडियार वंश, उनको प्रदान कर दिया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि समलवन रेखा महासागर में उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है जहाँ पर क्या होता है? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लवणता समान होती है। जैसे समताप रेखाएं क्या होती है? दो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा होती है समताप रेखा। समलवन रेखा दो समान लवणता वाले मिलाने वाले को समलवन रेखा। समदाब रेखा इसी प्रकार से होता है। निम्नलिखित में किस देश में ओवेन फॉल्स स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये युगांडा में स्थित है सबसे बड़ी झील मानव निर्मित। हीरे का विश्व में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है? 118 का आंसर हो जाएगा ए, बेल्जियम में स्थित है ये। सार्गेसो सारा निम्नलिखित महासागरों में से किसका हिस्सा है? तो ये इस बार पूछा गया था और ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है। निम्न से किस शासन अधिनियम ने ओडिशा को बिहार प्रांत से अलग किया था? 1935 का अधिनियम था ये। 120 का आंसर सी हो जाएगा। 121 है कि बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो 121 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में स्थापित की गई थी अनुशीलन समिति की शाखा सचिन नाथ सान्याल जी के द्वारा। पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अली इमाम। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1930 में इसकी अध्यक्षता स्थापना हुई है, 1930 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1934 में पहली बार आयोजित हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष और जेपी सचिव बनाए गए थे। शेख भिखारी संबंधित हैं किससे? तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से संबंधित है। शेख भिखारी का जन्म झारखंड के रांची जिले के बुडबो में हुआ था इनका जन्म। अगला है कि बिहार में किस धातु के पंचमार्क सिक्के बहुतायत में पाए गए हैं? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? चांदी के सिक्के पंचमार्क के बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल पाईसरा में खुदाई की गई, जो किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपका मुंगेर जिला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो वैशाली जिले में इनमें से सबसे कम है, 905। वैसे बिहार में सबसे कम कहाँ पर है? तो भागलपुर और मुंगेर जिला जो है यहाँ पर सबसे कम पाया जाता है, और सबसे अच्छा गोपालगंज में है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनघनत्व सबसे कम है? सबसे जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? तो कैमूर जिला है, जिसका जनघनत्व सबसे कम है। बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो 129 का आंसर हो जाएगा। शिवहर जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है। आपको ये बताना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है। बरौनी में तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो USSR की सहायता से लगाया गया था। 130 का आंसर बी हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम तक बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर है। 131 का आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आसान आसान से सवाल हैं ये सब, इसलिए थोड़ा सा तेज कर दिया मैंने। इसका आंसर हो जाएगा धारावार चट्टानें नीस और शिष्ट की बनी होती हैं। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर। 133 नंबर पर चलते हम लोग। बिहार का राज्य पशु कौन सा है बंधुओं? ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बैल। सोन नदी पर स्थित अब्दुल बारी पुर है कहाँ पर? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? कोइलबर में है ये। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? एक बार इसको अपडेटेड को जरूर चेक करके जाना फरवरी में जाने से पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंकज कुमार सिंह। प्रवीण कुमार ने पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित हैं? 136 का आंसर हो जाएगा बी, ऊंची कूद से संबंधित है। भारतीय सेना की टुकड़ी व्यायाम जैपैड 2021 में भाग लेगी। ZAPAD निम्नलिखित में किस देश का एक अभ्यास है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रूस का अभ्यास है। भाग लिया, बहुत पुराना करंट अफेयर लिखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों ऐसा किया है। डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर लिया? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात में आयोजित किया गया था डिफेंस एक्सपो। क्या होता है इसमें? हम अपने हथियार पूरे दुनिया को दिखाते हैं, किसी को खरीदना है तो खरीद के लेके जाओ। 139 एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 में सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश ने किया? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी, भारत ने किया था सम्मेलन की मेज़बानी। और आज का आखिरी का सवाल है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, वीडियो को शेयर करना जहां भी हो सके। सुहास यतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता, वह निम्नलिखित में किस शहर के जिला मजिस्ट्रेट हैं? ये कलेक्टर थे, IAS थे, इन्होंने जीता था बैडमिंटन में। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नोएडा के कलेक्टर थे। ओके, आपका वीडियो समाप्त हो गया 50 मिनट का। थैंक यू सो मच आप सभी का।